गुड आफ्टरनून टू ऑल द स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो एवोल्यूशन टॉपिक है उसमें ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। सो व्हाट दिस इज टॉपिक डिनोट्स, एक्चुअली ये जो प्रिंसिपल है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल, इसे आप हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम के नाम से भी कह सकते हैं। ये G.H. हार्डी एंड विल्थम विंगर ने प्रपोज किया था, ये प्रिंसिपल या थ्योरम कह लीजिए। सो ये बेसिकली नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के लिए है, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन को डिनोट करे। नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन से मतलब कि कोई चेंज नहीं आ रहा है पॉपुलेशन में, जेनेटिक इक्विलिब्रियम बिल्कुल, मतलब जेनेटिक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, ठीक है, या जिसे आप इनर्शिया भी कह सकते हैं। जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे ऑपरेट होगा, जिस तरह से अगर पॉपुलेशन स्टेबल है। नॉन इवॉल्विंग मीन्स वो इवॉल्व नहीं कर रही है पॉपुलेशन इज स्टेबल, कोई इमिग्रेशन नहीं हो रही, माइग्रेशन नहीं हो रही, म्यूटेशंस नहीं हो रही हैं, पॉपुलेशन का साइज़ भी काफ़ी लार्ज है, सेक्स रेशियो में यूनिटी है, मेटिंग जो है वो रैंडम है, ठीक है। नॉर्मली क्या रहता है कि इसमें जितनी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसीज हैं, जीन फ्रीक्वेंसी हैं, मींस कि परसेंटेज ऑफ एन एलील, ठीक है, एक एलील की परसेंटेज टोटल एलील्स की प्रेजेंट में, ठीक है, मींस कि टोटल एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है, उसमें जितनी भी टोटल एलील्स प्रेजेंट हैं जीन की, एक एलील की क्या परसेंटेज है, उसे हम जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जितनी भी जीन फ्रिक्वेंसीज हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन में, और अगर उनमें कोई चेंज आ रहा है, एनी चेंज अकरिंग इन देम, जो भी कंडीशंस के अंडर आ रहा है वो चेंज, इस पूरी स्टडी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ओके, सो जीन फ्रिक्वेंसी क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एन एलील इन रिलेशन टू द टोटल एलील्स ऑफ अ जीन प्रेजेंट इन इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। सो जितने भी जीन्स हैं या जिनके एलील्स हैं वो क्या रहते हैं, एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में एक जीन पूल सा बना देते हैं, ठीक है। और जब उस एलील्स की, जितने भी एलील्स हैं, जितने भी जीन्स हैं एक इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में, अगर कोई चेंज आ रहा है, मतलब कि जीन पूल में चेंज आ रहा है, तो वो एवोल्यूशन ले आते हैं। ये किसके कारण होता है, कुछ ऐसे सिलेक्टिव प्रेशर्स रहते हैं, म्यूटेशंस होती हैं, अब बहुत सारी चीज़ें कुछ ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से एवोल्यूशन हो जाता है। ओके, हाउएवर नॉर्मली क्या रहता है कि जो एलील्स हैं वो एक इक्विलिब्रियम बना के रखते हैं, ठीक है। नॉर्मली इतना बड़ा चेंज नहीं आता है, एक इक्विलिब्रियम सा बना रहता है, जनरेशन में जनरेशन एक इक्विलिब्रियम सा बना रहेगा। हाँ, बेशक कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स के अलग हो सकते हैं, आगे उनके बच्चों के थोड़े फिनोटिपिक कैरेक्टर्स मीन्स की शेप, साइज, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, बट जेनेटिक इक्विलिब्रियम जो है वो हाउएवर नॉर्मल ही रहता है। इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम नॉर्मल को वो कैसे नॉर्मल रह सकता है, जैसे पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल रहे, म्यूटेशंस नेग्लिजिबल हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसके बारे में जो प्रिंसिपल है, ये हार्डी-विंगबर्ग इक्विलिब्रियम थ्योरम या प्रिंसिपल कहलाता है। उन्होंने यही बताया था कि जितने भी एलीलिक फ्रिक्वेंसीज हैं जो कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में हैं, वो स्टेबल रहती हैं और कांस्टेंट रहेंगी जनरेशन टू जनरेशन, और उनका सम क्या रहता है, 1। जैसे अगर एक एलील, दो एलील हैं एक जीन के, एक P है एक Q है, तो वो आपस में प्लस होके सम करके 1 डिनोट करेंगे, मीन्स P + Q = 1, टोटल 100% रेशियो। और वो सेग्रीगेट हो जाएंगे, अगर जैसे गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, वो आपस में दूर दूर हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे, वापस रैंडमली इकट्ठे आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और उनके इक्वल चांसेस रहेंगे कि वो फिर से इक्वली दोनों हर एक एलील जो है वो कंबाइन करे और अपना टाइप शो करे दूसरे के साथ, ठीक है, विद इट्स ओन टाइप और द अदर एलील। नॉर्मली आप देख सकते हैं, उन्होंने ये एक मैथमेटिकल कोटेशन दी थी, P + Q = 1 और P + Q² = 1, P² + 2PQ + Q² = 1। जितने भी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स हैं, वो कांस्टेंट, दे रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द जनरेशंस, वो कांस्टेंट रहेंगे जनरेशन टू जनरेशन। और जितने भी रिसेसिव ट्राइड्स हैं वो तभी आएंगे जब दोनों रिसेसिव एलील्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि Q² और QQ एक साथ आ जाएंगे।
सो यही जो कॉम्बिनेशन है ये हमें फ्रिक्वेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। सो ये है हार्डी-विंगबर्ग प्रिंसिपल। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ अडैप्टिव रेडिएशंस। अडैप्टिव रेडिएशंस को आप डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज अडैप्टिव रेडिएशंस में क्या रहता है, ये एक ऐसी फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि डाइवर्जेंट स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, डिफरेंट स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, हालांकि उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। नंबर ऑफ डाइवर्जेंट स्पीशीज़ फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर, उनका एंसेस्टर कॉमन ही है। न्यू स्पीशीज़ आ रही हैं जो अडेप्ट कर रही हैं न्यू फीचर्स, ठीक है, और एक कॉमन एंसेस्टर से निकल रही हैं और डिफरेंट इकोलॉजिकल निक्स को रिस्पॉन्ड कर रही हैं। सो दैट्स वाई इसे हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन भी कहते हैं, कि इससे डिफरेंट डाइवर्जेंट स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है, अलग अलग स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होगी और डिफरेंट एरियाज़ में फैल जाते हैं और उनका एंसेस्टर एक कॉमन ही रहता है। इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, लाइक डार्विन फिंचेस के बारे में, ठीक है। फिंचेस इस टाइप ऑफ अ बर्ड, ठीक है, ऐसे जैसे स्पैरोज होती हैं ना, ऐसे ही डार्विन ने उनके नाम पे ये डार्विन फिंचेस, और उन्होंने ये डिस्कवर की थी गैलापागोस आइलैंड में, जब वो एज अ नेचुरलिस्ट वॉयज पे गए थे। दे डिस्कवर डैट कि जितने भी गैलापागोस आइलैंड्स हैं वहाँ पे क्या रहता है, ये स्पैरो लाइक स्पिंचेस हैं, स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की तरह होती हैं। सो टोटल इनकी 14 स्पीशीज़ हैं, 13 उनको गैलापागोस आइलैंड से मिली थी और एक स्पीशीज़ तो थी उनको कोकोस आइलैंड से मिली थी जो उसके साथ ही था। सो स्पीशीज़ तो थी वो अपने मेन लैंड को रिजेंबल करती थी, उनकी बॉडी प्लान में शॉर्ट टेल्स, है ना। दे शो डिफरेंसेस अमंग्स देमसेल्व्स एज फ्रॉम द मेन लैंड। वो अपने आप में डिफरेंस शो करती थी, जो उनके मेन लैंड में जो स्पैरोज थी, फिंचेस थी, और जो वो थी उनमें आपस में काफ़ी डिफरेंस था, उनके शेप में, साइज़ में, बीक के साइज़ में स्पेशली बहुत फ़र्क था। कुछ जो जैसे सीड्स खाती थी तो उनकी बीक्स अलग थी, कुछ कैक्टस फ्लावर्स खाती थी, फ्रूट्स खाती थी, उनकी बीज अलग थी, कुछ इंसेक्ट्स और बर्ड्स पे फीड करती थी, उनकी बीक्स अलग थी, मतलब डिफरेंट थी। हालांकि मेन लैंड सेम था बट डिफरेंट उनकी बीक्स थी। कुछ इंसेक्ट्स ही खाती थी, कुछ इंसेक्ट्स जो वुड में हैं उनको, कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स, कुछ इस तरह से उनका मतलब हिसाब था, उनके फूड हैबिट्स, कलर ऑफ फैदर्स एंड बॉडी साइज़। तो सो गैलापागोस आइलैंड से जब वो फिंचेस आई तो डेविड लैक ने उन्हें कह दिया डार्विन फिंचेस। सो यही है कि अडेप्टिव रेडिएशंस यही हैं कि दे अडाप्ट, जिन्होंने सीड्स पे फीड करना था तो उनकी सीड की जैसी चोंच होगी, वो बीक होगी जो सीड खा सकती है। जिन्होंने इंसेक्ट्स पे फीड करना था तो उनकी बीक की शेप ही इस तरह बन गई कि वो इंसेक्ट पे फीड करेगी। ओके, सो ये डिफरेंसेस आने लगे उनके आपस में भी, मतलब जो एक लैंड में रह रही हैं उनके आपस में भी आ गए, और जो उनसे मेन लैंड में जो उनके जो मेन लैंड है वहाँ से जो फिंचेस आई हैं उनमें भी। एक और एग्जांपल है इसकी, मार्सुपियल जो रेडिएशन कह सकते हैं या आप ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स कह सकते हैं। मार्सुपियल्स एक ऐसे इंफ्रा क्लास है जिसमें जितने भी मार्सुपियल्स आते हैं, मार्सुपियल्स कौन होते हैं, डैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, और बच्चे उनके साथ अटैच रहते हैं उनके पाउच में। जैसे कंगारू हो गया, ये एक मार्सुपियल है। इसमें क्या रहता है कि कंगारू अपने न्यूबॉर्न बेबी को बॉर्न करता है और अपने साथ ही उसको अटैच रखता है। तो ये प्लेसेंटल मैमल्स, यानी कि जैसे हम हैं, हमसे थोड़े ही डिफरेंट रहते हैं। हालांकि दोनों ही एनिमल कॉर्डेटा की क्लासेस हैं, जैसे मैमल्स और मार्सुपियल्स, ठीक है। सो कुछ मैमल्स हैं, कुछ मार्सुपियल्स हैं, सो फ़र्क यही रहता है। जितने भी मार्सुपियल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में अकर करते हैं और कुछ साउथ अमेरिका में हैं, बट ऐसा माना जाता है कि सच पहले ये नॉर्थ अमेरिका में है, उसके बाद ये साउथ अमेरिका, और फिर वहाँ से ऑस्ट्रेलिया में मीन्स कि वहाँ पे उसके बाद जाके ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हो गए, जिससे क्या हुआ कि एक आपस में कंटैक्ट में आ गए, ठीक है, दे वर इन कंटैक्ट। तो जैसे क्या हो कि ऑस्ट्रेलिया जब अलग हो गया, सो ऑस्ट्रेलिया के अलग होने के बाद इन ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जितने भी प्रोथेरियन मैमल्स थे वो प्रेजेंट थे उनके साथ, ठीक है, मतलब मार्सुपियल्स के साथ प्रोथेरियन मैमल्स भी प्रेजेंट थे, बट वहाँ पे कोई भी ऐसे कंपटीशन नहीं था कि प्लेसेंटल मैमल्स और ये जो मार्सुपियल्स हैं कि उनमें कोई कंपटीशन हो।
उन्होंने अपने अपने डिफरेंट हैबिटाट्स अडॉप्ट कर लिए। कुछ हर्बीवोरस बन गए, मीन्स की प्लेंटी ऑफ वेजिटेटिव डाइट थी उनकी। कुछ ग्रुप कार्निवोरस बन गया, कुछ इंसेक्टिवोरस हैबिटेट में चला गया। ऐसे ऐसे करते करते क्या हुआ कि एक मेन ऑस्ट्रेलिया से एज अ रिजल्ट सेवरल यू कैन से दैट lineages ऑफ मार्सुपियल्स डेवलप्ड इन ऑस्ट्रेलिया। मतलब मार्सुपियल्स की काफ़ी सारी प्रजातियां डिस्कवर्ड होगी ऑस्ट्रेलिया में। द मार्सुपियल्स जो थे वो साउथ अमेरिका में थे, जो साउथ अमेरिका वाले मार्सुपियल्स वहीं पे थे, और उनको एक्चुअली कम्पीट करना पड़ा एडवांस प्लेसेंटल मैमल्स से। सो वो क्या कार्निवोरस बन गए और उन्होंने इंसेक्टिवोरस हैबिटेट को मतलब कि अडॉप्ट कर लिया। तो उसकी करने के बाद क्या हुआ कि इस तरह से एक ही एरिया में मार्सुपियल रेडिएशंस, मींस कि एक ही एरिया में डिफरेंट एनिमल्स का माइग्रेशन हो गया, और कुछ प्लेसेंटल एनिमल्स में रहने लगे उनके साथ, और कुछ अलग थे जिन्हें कंपटीशन भी करना पड़ा। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। सो दिस कंप्लीट्स अवर बोथ द टॉपिक। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।